नमस्ते। महाभारता, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? एक एपिक कहानी, युद्ध, धर्म, है ना? लेकिन सोचिए, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर ये एक टाइम कैप्सूल है? एक ऐसा झरोखा जिससे हम 2500 साल पुराने भारत के समाज में झांक सकते हैं। आज हम इस कहानी के पर्दे के पीछे जाएंगे और इस विशाल ग्रंथ को एक इतिहासकार की नज़र से देखेंगे। तो आखिर हम ये करते कैसे हैं? लगभग 2500 साल पुराना समाज, उसके सीक्रेट्स को हम आज कैसे अनकवर कर सकते हैं? हमारे पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं, तो फिर हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार अतीत को समझने के लिए क्या करते हैं? उनके टूल्स क्या होते हैं? इस ऐतिहासिक जासूसी में हमारे पास एक बहुत बड़ा सुराग है और वो है महाभारत। हाँ, आपने सही सुना, वही महाभारत जिसकी कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज हम इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक आईने की तरह देखेंगे। एक ऐसा आईना जिसमें उस दौर के समाज की तस्वीर साफ दिखती है। आप इसके साइज का अंदाजा लगाइए। 1 लाख, 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक। जस्ट टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव, ये होमर की इलियाड और ओडेसी दोनों को मिला देना, उससे भी 7 गुना बड़ा है। इट्स ह्यूज। और इतने बड़े टेक्स्ट में जाहिर है उस दौर के समाज की, अलग अलग लोगों की, उनकी जिंदगियों की इतनी डिटेल्स हैं कि हिस्टोरियंस के लिए ये किसी अनमोल खजाने से कम नहीं। तो अब हमारे पास ये खजाना तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ये टेक्स्ट इतना विशाल है और इसे लिखने में सोचिए 1000 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। इस दौरान इसके कई रीजनल वर्जन्स बन गए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से लिखा गया। तो सवाल ये उठता है कि हिस्टोरियंस किस वर्जन को सच माने। स्टडी करने के लिए एक रिलायबल, एक क्रिटिकल वर्जन तैयार कैसे किया जाए। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन था एक मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट। नाम था द क्रिटिकल एडिशन। 1919 में वीएस सुक्थांकर नाम के एक स्कॉलर और उनकी टीम ने एक जबरदस्त काम शुरू किया। पहला कदम, उन्होंने पूरे इंडिया से कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग अलग संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स इकट्ठा किए। फिर दूसरा कदम, उन सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को आमने सामने रखकर एक एक श्लोक को कंपेयर किया। इमेजिन द वर्क। और तीसरा कदम, उन्होंने सिर्फ उन श्लोकों को चुना जो ज्यादातर वर्जन्स में एक जैसे थे, कॉमन थे। और जानते हैं इस पूरे काम में कितना टाइम लगा? 1-2 साल नहीं, पूरे 47 साल। और इस मेहनत का नतीजा क्या निकला? 13,000 पन्नों का एक विशाल ऐतिहासिक ग्रंथ जो आज हिस्टोरियंस के लिए आधार है। अब जब हमारे पास ये क्रिटिकल एडिशन है, तो हिस्टोरियंस इसको समझने के लिए 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला है नैरेटिव हिस्सा। सिंपल भाषा में कहें तो ये है कहानी वाला पार्ट, जिसमें सारे प्लॉट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, जैसे कौरव पांडवा की स्टोरी। और फिर आता है दूसरा और हमारे लिए अहम, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, डायडैक्टिक यानी उपदेश वाला पार्ट। इसमें कहानियां नहीं, बल्कि उस समाज के नियम हैं, सोशल रूल्स, मॉरल कोड्स, बेसिकली उस दौर के समाज का रूल बुक या ब्लूप्रिंट आप कह सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस डिडैक्टिक यानी रूल बुक वाले हिस्से में थोड़ा गहरा उतरते हैं। यहाँ से हमें पता चलेगा कि उस दौर का आइडियल समाज कैसा होना चाहिए था। ध्यान दीजिएगा, मैं आइडियल कह रही हूँ, लेकिन क्या जो आइडियल होता है वही रियलिटी भी होती है? ये एक बड़ा सवाल है। पहले देखते हैं कि ये रूल्स थे क्या। ओके, सबसे पहला और सबसे अहम नियम था पात्रेलेनी। इसका सिंपल सा मतलब है पितृवंशिकता, यानी वंश जो है वो पिता से पुत्र तक चलता है, फादर टू सन। जब पिता की मौत हो जाती तो थ्रोन, प्रॉपर्टी, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बेटों को मिलता था। और ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं था। अरे पूरे महाभारत की लड़ाई की जड़ी यही थी। कौरव और पांडव आपस में इसी बात के लिए तो लड़ रहे थे कि हस्तिनापुर की गद्दी का असली वारिस कौन है। अब बात करते हैं शादी ब्याह के नियमों की। धर्मसूत्रा जैसे ग्रंथों में इसके लिए भी बड़े साफ नियम थे। पहली बात, बेटियों का अपने पिता की प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं होता था। दूसरा, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपने गोत्र यानी अपने खानदान से बाहर शादी करेंगी। इसे कहते हैं एक्सोगैमी। और तीसरा, कन्यादान यानी विवाह में अपनी बेटी का दान करना, ये एक पिता का सबसे बड़ा रिलीजियस ड्यूटी माना जाता था। फिर आती है वर्णा व्यवस्था। इन ग्रंथों ने समाज को 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया। और ये कोई इंसानों का बनाया सिस्टम नहीं, बल्कि एक डिवाइन ऑर्डर माना जाता था, जिसका जिक्र ऋग्वेदा के पुरुषा सूक्त में मिलता है। इसके हिसाब से आप किस वर्णा में पैदा हुए हैं, ये जन्म से ही तय हो जाता था। और हर वर्णा के लिए एक आइडियल ऑक्यूपेशन, एक काम भी फिक्स था। जैसे कि ब्राह्मणस का काम है पढ़ना पढ़ाना और यज्ञ करना, क्षत्रियस का काम है युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, वैश्यस का काम खेती,
पशुपालन और ट्रेड करना, और शूद्रस, उनका काम था ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये थे द रूल्स, किताबी बातें, आदर्श नियम। लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर। क्या जमीन पर, रियलिटी में समाज बिल्कुल ऐसे ही चलता था? क्या हर कोई इन नियमों को मानता था? जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। सच्चाई इन नियमों से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और हाँ, कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। नियम बिल्कुल साफ था, राजा सिर्फ एक क्षत्रिय ही बन सकता है, पीरियड। यही आइडियल सिचुएशन थी। ऐसा माना जाता था कि रूल करने की, शासन करने की काबिलियत बस उन्हीं के खून में है। एकदम क्लियर कट बाउंड्री थी। लेकिन रियलिटी वो इस नियम से बिल्कुल अलग थी। इतिहास में ऐसे ऐसे पावरफुल राजा हुए हैं जो क्षत्रिय थे ही नहीं। सोच के देखिए, मौर्यन एम्पायर, इतना बड़ा साम्राज्य, उनके बारे में बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स कहते हैं कि वो लो ओरिजिन के थे। फिर शुंगा और कन्वा डायनेस्टी के राजा, वो तो ब्राह्मणास थे। और शाका रूलर्स जो सेंट्रल एशिया से आए थे, उनको तो म्लेच्छास यानी आउटसाइडर्स माना जाता था। तो इससे क्या साबित होता है? यही कि पावर के आगे वर्ना की सीमाएं धुंधली पड़ जाती थी। और इसका सबसे तगड़ा सबूत वो मिलता है कि इंस्क्रिप्शन से। सातवाहना राजा गौतमीपुत्र सिरी सातकर्णी ने बड़े गर्व से लिखवाया कि मैं वो अनोखा ब्राह्मणा हूं जिसने क्षत्रियों का घमंड चूर चूर कर दिया। जरा सोचिए इस लाइन का मतलब। यहाँ एक ब्राह्मणा न सिर्फ क्षत्रिय वाला काम कर रहा है, यानी युद्ध कर रहा है, बल्कि इस बात का डंका भी पीट रहा है। ये वर्ना सिस्टम के नियम पर एक डायरेक्ट चैलेंज था, एक खुली चुनौती। और सातवाहनास की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उनके कस्टम्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। देखिए, उनके राजाओं के नाम उनकी माँ के नाम से शुरू होते थे, जैसे गौतमी पुत्र, मतलब गौतमी का बेटा। ये दिखाता है कि माताओं का कितना महत्व था। और सुनिए, उनकी रानियां शादी के बाद भी अपने पिता का गोत्र यूज करती थीं। और सबसे शॉकिंग बात, कुछ रानियां तो अपने पति के ही गोत्र की होती थीं, यानी उनमें एंडोगेमी, यानी अपने ही गोत्र में शादी करने का रिवाज था। ये ब्राह्मणिकल नियम जो कहता था कि गोत्र से बाहर शादी करो, एक्सोगेमी, उसका ठीक उल्टा था। तो अब तक एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि उस दौर का समाज बिल्कुल भी स्टैटिक यानी स्थिर नहीं था। रूल्स थे, लेकिन रूल्स तोड़े भी जाते थे। और जैसे समाज बदल रहा था, वैसे ही महाभारत खुद भी एक स्टैटिक किताब नहीं है। ये एक लिविंग, ब्रीदिंग टेक्स्ट है जो सदियों में डेवलप हुआ। तो इसकी जर्नी कैसी रही? देखिए, ये एक रात में नहीं लिखी गई। इसकी शुरुआत हुई लगभग 500 BCE में, जब इसकी मूल कहानी को सूता, यानी जो रथ सारथी होते थे, वो गाकर सुनाते थे। एक ओरल ट्रेडिशन थी। फिर धीरे धीरे ब्राह्मणास ने इस कहानी को लिखना शुरू किया। वक्त गुजरा, विष्णु की भक्ति बढ़ी, तो इसके हीरो कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाने लगा। और आखिर में 200 से 400 CE के दौरान इसमें वो बड़े बड़े डिडैक्टिक सेक्शंस, यानी रूल बुक वाले हिस्से जोड़े गए। और तब जाकर ये बना वो महाभारत जिसे हम आज जानते हैं, 1 लाख श्लोकों वाला महाग्रंथ। और पता है क्या, ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। ये प्रोसेस आज भी चल रहा है। महाभारत का मतलब फिक्स नहीं है। आज के राइटर्स, आज के थिंकर्स इसकी कहानियों को बार बार पढ़ते हैं और उनमें से नए नए मीनिंग निकालते हैं। इसका एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है लक्षागृहा, यानी हाउस ऑफ लैक का इंसिडेंट। ओरिजिनल महाभारत में क्या होता है? कुंती एक दावत रखती है। वहां एक निषाद औरत अपने 5 बेटों के साथ आती है। वो बेचारे नशे में धुत होकर सो जाते हैं और उसी आग में जलकर मर जाते हैं, जिससे पांडव बच निकलते हैं। बस, ओरिजिनल स्टोरी में उनकी मौत एक छोटा सा डिटेल है, एक फुटनोट, जिससे पांडवों के बचने की कहानी आगे बढ़ सके। लेकिन इस कहानी को दोबारा लिखा मशहूर राइटर महाश्वेता देवी ने। अपनी स्टोरी कुंती एंड द निषादिन में वो इस फुटनोट को मेन स्टोरी बना देती हैं। उनकी कहानी शुरू होती है सालों बाद, जब कुंती जंगल में है और उसका सामना होता है उस निषादिन की आत्मा से। वो आत्मा कुंती से सवाल करती है, वो उसे अपने किए पर सोचने के लिए मजबूर करती है। महाश्वेता देवी ने उन 6 बेआवाज, निर्दोष लोगों को एक आवाज दी, जिनको ओरिजिनल कहानी भूल चुकी थी। यही तो है एक लिविंग टेक्स्ट की निशानी। ये साबित करता है कि महाभारत आज भी जिंदा है, सांस ले रहा है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा करती है। अतीत की वो कौन सी कहानियां हैं, कौन से नियम हैं जो आज भी हमारी दुनिया को, हमारे समाज को और हमें पर्सनली शेप कर रहे हैं? महाभारत, जैसा कि हमने देखा, सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये एक आईना है। ये हमें दिखाता है कि सोशल रूल्स कैसे बनते हैं, कैसे तोड़े जाते हैं
और वक्त के साथ कैसे बदलते रहते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो सच में कभी खत्म नहीं होती।